वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, आर्थिक प्रगति का सामान्यतः अर्थ है। ठीक है, आर्थिक प्रगति क्या होती है? जब हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसमें अगर वास्तविक वृद्धि होती है उसको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक प्रगति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। कुल राष्ट्रीय आय में जो वास्तविक वृद्धि होती है उसको भी हम आर्थिक प्रगति कहेंगे, और प्रति व्यक्ति आय में जो वास्तविक वृद्धि होती है दोनों एक तरह से आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट देखिए सेकंड, आर्थिक विकास प्रगति का सबसे उपयुक्त मापदंड माना गया है। ठीक है, आर्थिक विकास को मापने के लिए अलग अलग मापदंड माने गए हैं। तो इनमें से अगर हम देखें तो जो सबसे उपयुक्त मापदंड है वो कौन सा है? प्रति व्यक्ति जीडीपी, ऑप्शन आपका तीसरा सी। नेक्स्ट है, कृषि विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। ठीक है, किसी भी देश में कृषि विकास को भौतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, औद्योगिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा श्रम शक्ति में हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो श्रम है या जनसंख्या है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं में लगी हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक गतिमान, ठीक है, सबसे अधिक गतिमान जो सेक्टर हैं, तीन क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो गतिशील है, गतिमान है, वो कौन सा है? सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? ठीक है, खरीफ की फसल जो जून जुलाई के आसपास बोई जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वार। ठीक है, चना, सरसों ये एक तरह से क्या है? रबी की फसलें हैं जो नवंबर दिसंबर माह में बोई जाती है एक तरह से, और अप्रैल के आसपास इनकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कर कृषि से संबंधित है? कृषि से संबंधित कर इनमें से कौन सा है? माल गुजारी कर, ऑप्शन आपका बी। अगला है, कृषि फसलों के उत्पादन में गौण क्रियाएं। कृषि फसलों के साथ साथ में अगर हम देखें प्राथमिक क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाएगा? इनमें से मछली पालन एक तरह से गौण क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या नहीं है? तो भारतीय कृषि की समस्याओं को हम अलग अलग तकनीकी आधार पर बांट सकते हैं, संस्थागत आधार पर बांट सकते हैं, मानवीय समस्याओं के आधार पर बांटा जा सकता है, सांस्कृतिक समस्याएं ये नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्या है? ठीक है, भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्या जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो भूमि का जो कटाव होता है वो एक तरह से प्राकृतिक समस्याओं में सम्मिलित किया जाएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की आर्थिक समस्या है? जो धन से संबंधित होती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा कृषि विकास करने के लिए जो विभिन्न नीतियां बनाई जाती हैं, अगर वो नीतियां अप्रभावी हो जाती हैं तो ये एक तरह से आर्थिक समस्या होगी, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना है वो जुलाई 1982 में की गई है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, भारत में विशेष रूप से सन 1966 में नवीन बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इनमें से कौन सा गेहूं का नवीन बीज नहीं है?
ठीक है। भारतीय कृषि में अगर हम देखें नवाचार जब हुए हैं तो 1966 से 67 की अवधि में नवीन बीजों का प्रयोग हुआ, उर्वरकों का जो प्रयोग है वो बढ़ा, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। तो गेहूं की इसमें नई नई किस्मों का प्रयोग किया गया था जो कम समय में अधिक उत्पादन दे सके। इनमें जैसे सोना हो गया, आपका 64A हो गया, PV18 है, ये सब क्या है, गेहूं की किस्में हैं। रंजीत ये नहीं है, ऑप्शन आपका बी। अगला है नवीन बीज गंगा 101 का जो संबंध है वो ये एक तरह से किससे है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का से संबंधित है, मक्का की ये किस्म है। अगला है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 66 से 67 में हुई थी, इससे संबंधित वैज्ञानिक थे। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 66 से 67 में, तो हरित क्रांति का जो जनक है विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो मेक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन भारत में ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मनकोबू सामशिवन स्वामीनाथन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1969 में, ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में हरित क्रांति का लाभ नहीं है। ठीक है, 60 का जो दशक था उसमें भारत में जब हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था तो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, गेहूं और चावल मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी। लेकिन उसका एक दोष माना जाता है कि हरित क्रांति का जो लाभ है वो छोटे किसानों को नहीं हुआ, किसको हुआ, बड़े किसानों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरित क्रांति का लाभ नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन बी, बड़े किसानों को अधिक लाभ पहुंचा है हरित क्रांति से। ये हरित क्रांति का हम एक दोष कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18वां व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत। ठीक है, भारत में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए एक तरह से और किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से व्यापक फसल बीमा जो है वो शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1985 में, ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है कंटूर बनाने जैसे कार्यों के लिए प्रबंधन का संबंध किससे है। तो ये हमारा हो जाएगा कृषि भूमि के विकास से, ऑप्शन बी। अगला है कौन सी सहकारी विपणन समितियां ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जो कार्य करती है उनको एक तरह से कहा जाता है प्राथमिक सहकारी समिति, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड का संबंध किससे है। देखिए भारतीय कृषि की अगर हम बात करें 66 से 67 की अवधि में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तो उर्वरकों का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा होने लग गया था और किसानों को उसके बाद में जानकारी नहीं थी। तो किसानों के पास में उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी नहीं होने से एक तरह से क्या हुआ कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। तो ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको जारी करके एक तरह से खेत की जो मिट्टी होती है उसका परीक्षण किया जाता है और उसके हिसाब से उर्वरकों के प्रयोग का एक तरह से किया जाता है। ठीक है, उर्वरक का उचित प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसकी जानकारी एक तरह से मिलती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रतिबूंद अधिक उत्पादन एक तरह से कौन सी योजना के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर देखो नाम से समझ में आ गया कि ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ में संबंधित है। अगला है संपदा योजना की घोषणा कब हुई। ठीक है, संपदा योजना का जो संबंध है वो एक तरह से जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें जो अपव्यय होता है उसको एक तरह से कम करके और साथ में कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई, 2017 में, ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई बाजार का उद्घाटन कब किया था। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 2016 में। अगला है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी योजना का विलय किया गया? तो देखिए, सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है, तो उसमें जो पहले की दो योजनाएं हैं, ठीक है, दो योजनाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 1999 में प्रारंभ की गई थी, 1999-2000 की अवधि में जो प्रारंभ की गई थी, और जो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है 2010 में, उसमें संशोधन किया गया था। इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? ये कृषि समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, और इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, उनको इनकी अध्यक्षता दी गई थी सबसे पहले राष्ट्रीय किसान आयोग की। तो इसका जो गठन है वो हुआ था नवंबर 2004 में। ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को। ऑप्शन हमारा बी। अगला है, कृषि विकास की प्रगति को प्रभावित करने वाले ग्रामीण आधारभूत संरचना की मुख्य कमियों में से इनमें से कौन सी है? तो ऋण देने वाली जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो एक तरह से क्या है? कम। ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा केंद्र सरकार को अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी गई? तो ये है 4 नवंबर 2006 को। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला है, मसौदा कृषि नीति में कितनी चुनौतियों को स्वीकार किया गया है? 17 चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। फिर आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, कृषि विकास नीतियों के प्रकार हैं। तो कृषि विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई वो गुणात्मक भी हैं, परिमाणात्मक भी हैं, प्रतिपूर्ति नीतियां भी कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे।